हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ऋषि गौतम अग्रवाल, ईएनटी सर्जन, श्री ओंकार INENT केयर सेंटर, अम्बाला सिटी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर बच्चों में होती है। पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बात करेंगे एडिनॉइड्स की। ये कहाँ होते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं और इनसे क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। पेरेंट्स अक्सर ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चे को बार बार जुकाम रहता है, बच्चा मुंह खोल के सोता है, रात को खर्राटे लेता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, बात करते हैं कि एडिनॉइड्स क्या होते हैं। एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स की तरह हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये हमारे तालू के पीछे यानी कि पैलेट के पीछे होते हैं, इसलिए ये विजिबल नहीं होते। इनको देखने के लिए या तो मिरर डाल के या नाक से एंडोस्कोप यानी दूरबीन डाल के देखा जा सकता है, या फिर एक्सरे के द्वारा एडिनॉइड्स के बढ़ने का पता लगाया जा सकता है। फिर एक कॉमन सी बात आती है जो पेरेंट्स पूछते हैं कि ये बढ़ क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कारण है वो तो है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, यानी कि सबके अंदर, सब बच्चों के अंदर ही एडिनॉइड्स का बढ़ना होता है। इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, जो कि सब में होता है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये नॉर्मल से अधिक बढ़ जाते हैं, और क्योंकि एडिनॉइड्स हमारे सांस के रास्ते में है, नाक के पिछली साइड पे है, तो इनके अधिक बढ़ जाने के कारण नाक के अंदर रुकावट यानी कि ब्लॉकेज होने लग जाती है। जिन बच्चों को साइनस की दिक्कत रहती है, बार बार टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन होती है, उनके अंदर भी एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों को टॉन्सिल्स होते हैं उनको पैरेलल में साथ के साथ एडिनॉइड्स भी अक्सर बढ़े हुए मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि इनके बढ़ने से क्या होगा। इनके सबसे पहला जो बढ़ने से जो प्रॉब्लम, जो सिम्टम आता है वो है नाक की ब्लॉकेज, यानी नाक का बंद होना। और बच्चे की अक्सर रात को सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो मुंह खोल के सांस लेता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे खर्राटे भी आते हैं। बार बार ज़ुकाम होता है। आवाज़ भी बच्चे की जो फ्लैट हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है कान, नाक, गला यानी ENT सब आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए कुछ बच्चों में एडिनॉइड्स के कारण ईयर के अंदर भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। उनको हियरिंग प्रॉब्लम यानी कि सुनने की दिक्कत आने लग जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। स्कूल जाते बच्चों में हियरिंग की प्रॉब्लम आने के कारण उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और कई बार टीचर को ये लगता है कि बच्चा क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, जबकि असलियत में बात ये होती है कि बच्चे को प्रॉपरली सुनवाई नहीं दे रहा होता। इसलिए पेरेंट्स जब हमारे पास बच्चे की नोज़ ब्लॉकेज, नाक बंद होने, सांस लेने की दिक्कत और खर्राटे की दिक्कत के साथ आते हैं, तो हम बच्चों के अंदर सुनवाई यानी हियरिंग के बारे में भी अवश्य इंक्वायर करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। क्योंकि इस एज में हियरिंग लॉस, हियरिंग की प्रॉब्लम होना, सुनवाई की दिक्कत होना उनके स्कूल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। अगर लंबे टाइम तक नोज़ की ब्लॉकेज रहे, मुंह से सांस बच्चा लेता रहे, तो इससे, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है स्केलेटन की, हमारे फेस का भी जो बढ़ना है चेहरे का इस एज में ही होता है, तो फेस की शेप चेंज हो जाती है, जिसको हम एडिनॉइड फेसिस बोलते हैं। दांत भी बेढंगे हो जाते हैं, जिससे कि बाद में ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस यानी बीमारी के ज़्यादा बढ़ जाने पे या कुछ बच्चों में सीवियर प्रॉब्लम होने पे उनके हार्ट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और कुछ बच्चों में ग्रोथ की भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के ऊपर कि हम कंफर्म कैसे करते हैं कि एडिनॉइड्स एनलार्ज्ड हैं, बड़े हुए हैं।
तो पहला जो टेस्ट है वो है एक्सरे, प्रेफरेबली डिजिटल एक्सरे, जिसमें एक साइड व्यू में एक्सरे लिया जाता है और उसके अंदर एक्सरे में एडिनॉइड्स की शेडो आ जाती है। इस एडिनॉइड की शेडो से एक फेयर आइडिया हो जाता है कि एडिनॉइड्स का साइज़ कितना है और जो एयरवे है, जो सांस का रास्ता है, वो कितना ब्लॉक्ड है और कितना बचा हुआ है। इससे भी बेटर एक मेथड है, वो है नेज़ल एंडोस्कोपी, यानी नाक की दूरबीन द्वारा जांच। इससे अंदर, नाक के अंदर हम एक दूरबीन डालते हैं और पीछे की ओर लेके जाते हैं और एडिनॉइड्स उसके अंदर हमें विजुअलाइज हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। परंतु सारे बच्चे इतना कोऑपरेट नहीं कर पाते कि ओपीडी के अंदर नोज़ की एंडोस्कोपी करा सकें। हालांकि थोड़े बड़े बच्चे इस एंडोस्कोपी को आराम से करवा लेते हैं, तो हमारी ट्राई ज़रूर रहती है कि एडिनॉइड्स को हम एंडोस्कोप के द्वारा एक बार ज़रूर देखें और उनका साइज़ कंफर्म कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है, कितना उसके अंदर ब्लॉकेज है, क्या बच्चे के सिम्टम्स कैसे हैं। अगर तो सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हैं, एक्सरे के अंदर जो पूरा सांस का रास्ता है कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, बच्चे को सांस लेने में रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो रात के बच्चे की जो खराटे की और सांस लेने की प्रॉब्लम है उसकी वीडियो तक लेके आते हैं दिखाने के लिए कि बच्चा रात को 1 मिनट भी सो नहीं पा रहा। तो ऐसे तो बिल्कुल ही क्लियर कट केसेस हैं जिनको हम सर्जरी की ऑप्शन एडवाइस करते हैं और उनको इस प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट फ़ायदा मिलता है। कुछ केसेस बॉर्डर लाइन होते हैं जिनके अंदर जो सांस का रास्ता है अभी पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता और उनके अंदर हम मेडिसिन्स देते हैं। इन मेडिसिन्स को डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए और ये अक्सर लंबी ड्यूरेशन के लिए चलती हैं। इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है नेज़ल स्प्रे, जो कि स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रे है। इस स्प्रे को डॉक्टरी ईएनटी स्पेशलिस्ट की देखरेख में ही लेना चाहिए। इसको रेगुलर यूज़ करने से बच्चे के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। नोज़ के जो सिम्टम्स हैं ब्लॉकेज के, बार बार नाक से रेशा चलना, इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और काफ़ी बच्चों में अगर सर्जरी है वो पोस्टपोन हो पाती है या फिर कई बार अवॉइड भी हो पाती है। और ये जो स्टेरॉयड है इसका बॉडी के ऊपर सिस्टमिक इफेक्ट मिनिमल है, ना के बराबर है, पर फिर भी इसको अंडर सुपरविजन ही लेना होता है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो दवाई तो शुरू कर लेते हैं स्प्रे, फिर उसके बाद अपने आप ही स्प्रे को कंटिन्यू करते रहते हैं। दिस शुड बी टोटली अवॉइडेड सिंस ये एक स्टेरॉयड है, ये सिर्फ सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। जिन पेशेंट्स में सांस का रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, उनके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनका जो सांस का रास्ता है वो ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, उनको हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ये ऑपरेशन एडिनॉइडेक्टमी कहलाता है। ये बच्चों में किया जाने वाला एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन प्रोसीजर्स में से एक है। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है और ये यूजुअली 3 साल से 10 साल के बच्चों की एज में किया जाता है। हालांकि सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हों तो 3 साल की एज से पहले भी इसको कर सकते हैं। और कई बच्चों में अगर वो ख़ास तौर पे लेट प्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास आते ही लेट हैं, तो उनको 10 साल के बाद भी, चाहे वो 14-15 साल की एज है, उसके अंदर भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। एडिनॉइड्स को निकालने के कई मेथड्स हैं। पहले एडिनॉइड्स को ब्लाइंडली निकाला जाता था, ब्लाइंड मेथड के ज़रिए। आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है वो एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है, जिसमें नाक के ज़रिए एंडोस्कोप डाल के एडिनॉइड्स को अंडर विजन देखते हुए निकाला जाता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि मैक्सिमम एडिनॉइड्स का रिमूवल हो पाता है, जिससे कि एडिनॉइड्स के दोबारा होने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी में होता है।
ये स्पाइनल पीठ में लगने वाला टीका नहीं, ये एक जनरल एनेस्थीसिया है। एंडोस्कोपिक एडिनोइडेक्टमी यानी दूरबीन के द्वारा एडिनॉइड्स को निकालना। इसमें एक फर्दर एडवांसमेंट है कॉब्लेशन या माइक्रो डिब्राइडर के द्वारा उनके यूज़ से एडिनॉइड्स का रिमूवल। ये एक एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर कॉब्लेशन द्वारा, जो कि लेमन टर्म में कई बार इसको लेज़र भी बोल देते हैं, पर रियल सेंस में एक लेज़र नहीं, प्लाज्मा बनती है कॉब्लेशन की टिप के ऊपर, इसके द्वारा एडिनॉइड्स का रिमूवल किया जाता है। इससे मिनिमल ब्लड लॉस होता है, रिकवरी भी फास्ट होती है। जनरली जो एडिनॉइड का रिमूवल का जो ऑपरेशन है लगभग आधे पौने घंटे का रहता है, जिसके अंदर कुछ टाइम पेशेंट को प्रिपेयर करने का भी रहता है। इस सर्जरी में कोई कहीं से कट नहीं आता, कोई चीरा नहीं आता। नाक के ज़रिए दूरबीन डाली जाती है और मुंह के ज़रिए जो कॉब्लेशन का जो वैंड है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो एडिनॉइड्स को रिमूव करता है, वो मुंह के रास्ते डाला जाता है और एडिनॉइड्स को क्लियर कर दिया जाता है। जनरली 4 से 6 घंटे के रेस्ट के बाद बच्चा जो है कुछ हल्का खा पी सकता है। लगभग 8 घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद हम सेम डे भी बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं या कई बार ओवरनाइट रख के अगले दिन भेजा जा सकता है। अगर साथ में टॉन्सिल्स की भी दिक्कत रहती है तो ये सर्जरी कई बार टॉन्सिल्स के रिमूवल के साथ कंबाइन करी जाती है। जिन बच्चों में ईयर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके कान के अंदर ग्लू यानी कि रेशा भर गया है और उनको सुनने की काफ़ी दिक्कत है, तो उन केसेस में बच्चों के कान में से रेशा निकाल के उनके अंदर मनके यानी ग्रोमेट का जो प्रोसीजर है वो भी एडिनॉइड्स के रिमूवल के साथ कंबाइन किया जाता है। बट ग्रोमेट वाला जो प्रोसीजर है, सर्जरी के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। एडिनोइडेक्टमी सर्जरी के 2-4 दिन के अंदर ही बच्चा अपनी सारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकता है और फिर स्कूल जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो पेरेंट्स के मन में रहता है, रेकरेंस, मतलब ये दोबारा तो नहीं हो जाएंगे? तो जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, स्पेशली जो कॉब्लेशन माइक्रोडिब्राइडर के साथ किया जाता है, उसके अंदर ब्लाइंड प्रोसीजर की तुलना में रेकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस नाम मात्र रहते हैं। फिर हमें ये भी समझना होगा कि जिन कारणों से एडिनॉइड्स बढ़े हैं, जिनमें से एक मेन कारण है एलर्जी, उसको कंट्रोल में रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। कोई भी सर्जरी एलर्जी को फिनिश नहीं कर सकती। इस सर्जरी में हम बढ़े हुए एडिनॉइड मास, जो कि नाक के पीछे सांस के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। इस सर्जरी से एलर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए एलर्जी को कंट्रोल रखना सर्जरी के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। इस बात का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सर्जरी के बाद भी नोज़ का जो स्प्रे है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलना आवश्यक है। बात करें हम कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी की, तो वो है ब्लीडिंग, जो कि रेयर है, इन्फेक्शन जिसको कंट्रोल के लिए सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। जिन बच्चों के अंदर एडिनॉइड्स के द्वारा टोटल ब्लॉकेज था, उनकी वॉइस बिल्कुल फ्लैट थी, तो सर्जरी के बाद आप कुछ वॉइस का चेंज भी नोट करेंगे। तो व्यूअर्स, सारी बातों को अगर हम समराइज़ करें, अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सो रहा है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, बार बार कोल्ड हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि इनके इग्नोर करने से बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसके दांतों के ऊपर, उसकी हेयरिंग और उसके नतीजे में उसकी लर्निंग प्रॉब्लम सब हो सकती हैं। एडिनॉइड्स का ठीक टाइम पे डायग्नोज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क में रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर सर्जरी भी सजेस्ट की जा रही है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करने से जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के परसिस्ट कर सकती है। एडिनॉइड्स के ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज़
हमारे हॉस्पिटल श्री ओंकार INENT केयर सेंटर में अवेलेबल है। कॉब्लेशन एंडोस्कोपिक एडिनोइडक्टमी भी यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।